नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर, जो कि पिछले 6 महीनों का है ना, टॉपिक वाइज ये करंट अफेयर है। ये आपके आने वाले सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए और अन्य एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे। साथ ही साथ सीजी व्यापम की अभी हाल ही में जो भर्ती आई है, हैंडपंप वाली भर्ती, सहकारिता वाली जो भर्ती आई है, उसके लिए ये कारगर साबित होने वाला है। तो हम लोग टॉपिक वाइज लेकर आए हैं दोस्तों, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, सम्मेलन व महोत्सव। छत्तीसगढ़ में आयोजित जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं ना, प्रमुख सम्मेलन और क्या हुए, जो महोत्सव हुए, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत जानकारी आज देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, बात करेंगे हम लोग किसमें, रामगढ़ महोत्सव के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले रामगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, रामगढ़ की पहाड़ी में हुआ है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, सरगुजा जिला में स्थित है। कब आयोजित हुआ, तो ये 4 से 5 जून 2023 को इसका आयोजन हुआ है। चलिए, थोड़ा सा मैं इसको विस्तार लेकर जाता हूं और डिटेल में अध्ययन करते हैं। ये रामगढ़ की पहाड़ी के कुछ विशेष है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ विशेष गुणों के बारे में जानेंगे, कुछ विशेष बातों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं ना, ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है, ये किसका भाग है, तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है। पहला फैक्ट ध्यान में रखिएगा, किसका भाग है, ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है। पहला चीज, कहाँ स्थित है, सरगुजा में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ कौन कौन से, यहाँ देखिएगा 2 गुफाएं स्थित है, 2 प्रमुख गुफाएं स्थित है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। पहला गुफा है दोस्तों जोगी मारा की गुफा। पहला गुफा का नाम क्या है, जोगी मारा की गुफा। ये जोगी मारा की जो गुफा है, इसकी खासियत क्या है, चलिए आइए बात करते हैं। जोगी मारा की गुफा के अगर बारे में हम लोग देखते हैं, तो जोगी मारा की गुफा को ध्यान में रखिएगा, है ना। ये मौर्य कालीन, यहां से क्या मिले हैं, अभिलेख प्राप्त हुए। मौर्य कालीन क्या मिला है, अभिलेख मिला है दोस्तों, ध्यान में रखना है। और इस अभिलेख में किसकी जानकारी है, ये हम देखेंगे। तो ध्यान में रखना, जोगी मारा गुफा का संबंध किस काल से है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य काल से इसका संबंध है। दूसरी बात, इसमें किसका वर्णन मिलता है, तो याद रखना है इस गुफा में है ना, अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख है, इसकी जो भाषा है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ये है भाषा पाली में लिखा गया है अभिलेख। इसकी लिपि की बात करते हैं तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है दोस्तों। कौन सी लिपि में लिखा है, ब्राह्मी लिपि में लिखा है। क्या लिखा है, अभिलेख तो मिला है, मौर्य काल का है, पता चल गया, भाषा भी पता चल गया, पाली लिपि पता चल गया, ब्राह्मी, पर लिखा क्या है, इसमें प्रणय गाथा का वर्णन है, प्रेम गाथा का वर्णन है। और यह प्रणय गाथा किसका है, देवदास और एक देवदासी के प्रणय गाथा का वर्णन है, जिनका नाम है देवदत्त व सुतनुका। क्या नाम है दोस्तों, देवदत्त व सुतनुका इनका नाम है। तो याद रखिएगा, जोगी मारा का गुफा का संबंध किससे है, मौर्य काल से है। मौर्य काल के अभिलेख मिला है, किस भाषा में है, पाली में है। लिपि क्या है, ब्राह्मी है। क्या लिखा है, तो लिखा है देवदत्त और सुतनुका के प्रणय गाथा का क्या लिखा है, वर्णन मिलता है। आइए बात करते हैं, दूसरा जो प्रमुख गुफा है वो है आपका क्या, सीता बेंगरा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट गुफा है रामगढ़ की पहाड़ी में, वो है सीता बेंगरा। सीता बेंगरा की खासियत क्या है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो इसकी खोज की बात करते हैं। इसकी खोज किसने किया है, तो कर्नल आउसले ने किया है। ध्यान में रखिएगा, इस गुफा की खोज किसने किया है, कर्नल आउसले के द्वारा इसकी खोज किया गया है। किस काल से संबंधित है, तो रामायण काल से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। किस काल से संबंधित है ये गुफा, रामायण काल से संबंधित है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सीता बेंगरा की गुफा को किस लिए जाना जाता है, एग्जाम में 3 से 4 बार प्रश्न आया है ना। ये प्राचीन, यहाँ क्या है, प्राचीनतम नाट्यशाला है, प्राचीनतम नाट्यशाला है ना। और इसका वर्णन कहाँ है दोस्तों, कि ये छत्तीसगढ़ का यहाँ प्राचीनतम नाट्यशाला है ना। ये सब के बारे में वर्णन दिया गया, सीता बेंगरा की गुफा के बारे में वर्णन दिया गया है ना। कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है क्या, मेघदूतम।
कालिदास की जो रचना है याद रखिएगा मेघदूतम रचना है, और इसी मेघदूतम रचना में मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे किनकी रचना है, ये कालिदास की रचना है। मेघदूतम में क्या बताया गया है, मेघदूतम में इन्होंने बताया है सरगुजा के बारे में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है, ये है ना स्वर्ग का प्रवेश द्वार बताया। इन्होंने स्वर्ग का प्रवेश द्वार किसे बताया है, तो याद रखिएगा सरगुजा को बताया है। किसने बताया है, कालिदास की मेघदूत ने बताया है। और ये मेघदूत का दोस्तों याद रखिएगा इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद भी हुआ है, और इस अनुवाद को किसने किया है, मुकुटधर पांडे जी के द्वारा किया गया है। और ये मुकुटधर पांडे को ना दोस्तों याद रखना, ये छत्तीसगढ़ के पहले क्या माने जाते हैं, छायावाद माने जाते हैं। छायावाद के रूप में इन्हें देखा जाता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा। मैंने बताया जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा के बारे में हमने यहाँ विस्तृत बातें की है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ कुछ और पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी है ना। तो आपको मिलेगा क्या, रावण द्वार। इसी में मैं थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दे रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ की पहाड़ी में कुछ और पर्यटन स्थित है। एक है क्या आपका रावण द्वार है, यही क्या मिलेगा आपको, रावण दरवाजा या रावण द्वार बोलते हैं उसी को। एक है लक्ष्मण बेंगरा, अन्य पर्यटन में क्या है, लक्ष्मण बेंगरा है। और क्या है, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी को, ये सब क्या है, यहाँ के अन्य पर्यटन स्थल है जो कि रामगढ़ के पहाड़ी में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि ये रामगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है, मैकल श्रेणी का भाग है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैकल श्रेणी किसका भाग है, सतपुड़ा का है। तो ओवरऑल मतलब ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक बात करते हैं। ठीक है, चलिए आज कौशल्या, अगला टॉपिक है हमारा क्या, कौशल्या माता महोत्सव। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो कौशल्या माता महोत्सव है कहाँ मनाया गया है, चंदखुरी में मनाया गया। कहाँ है ये, रायपुर जिला में स्थित है। कब मनाया गया, 22 से 24 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कौशल्या माता महोत्सव चंदखुरी में कब, 22 से 24 अप्रैल। आइए इसकी कुछ खास बातें करते हैं। कौशल्या माता मंदिर कहाँ है, तो कौशल्या माता मंदिर कहाँ है, ये है आपका चंदखुरी में है, इसकी खासियत क्या है दोस्तों, भारत का एकमात्र मंदिर, कौशल्या माता का एकमात्र, भारत में है ना, ध्यान में रखिएगा, भारत में कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर है दोस्तों, कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर है, याद रहेगा है ना, कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा मैं और डिटेल जाता हूं। कौशल्या माता का जन्म कहाँ हुआ है, तो कौशल्या माता का जो जन्म हुआ है वो हमारे छत्तीसगढ़ के इन्हीं क्षेत्र में हुआ है। कौशल्या माता जी के पिता का क्या नाम था, तो ये इनके पिता का नाम था भानुमंत, और भानुमंत दक्षिण कौशल के क्या थे, राजा थे। और हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, दक्षिण कौशल प्राचीन नाम था, और यहाँ कोसली भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो आपको कभी भी पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के सर्व प्राचीन भाषा का नाम बताइए, तो कोसली है, प्राचीन नाम क्या है, दक्षिण कौशल है। भानुमंत की इकलौती पुत्री कौन थी, कौशल्या, और कौशल्या जी का जो विवाह हुआ था आप सभी को पता है, अयोध्या के राजा है ना दशरथ जी के साथ इनका विवाह हुआ था। कुछ समय पश्चात दोस्तों इन्हीं से कौशल्या माता से कौशल्या माता से एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम था क्या, ठीक है ध्यान में रखिएगा है ना, राम। ठीक है, राम, इनसे एक पुत्र थे राम, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब राम के जो पुत्र हुए वो कौन थे, लव और कुश इनके क्या हुए, पुत्र हुए दोस्तों। इसीलिए ना ये राम जो है इनका कौशल्या माता जी का पुत्र था, इसीलिए छत्तीसगढ़ निवासी लोग है ना भांजा कह के बोलते हैं। कौशल्या माता का ये है ना, कौशल्या माता का क्षेत्र का निवास था। तो ये कहने का मतलब है इनके राम लोगों का इनका क्या था, नानी गांव है ना। लव कुश लोगों का क्या था, ये नानी गांव, नैनीहाल के नाम से भी जाना जाता है। खैर उतनी बात नहीं करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हैं। लव कुश का जन्म कहां हुआ है, तो लव कुश का जन्म हुआ है वाल्मीकि आश्रम में हुआ है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लव कुश का जन्म कहां हुआ है, वाल्मीकि आश्रम में हुआ है। और ये वाल्मीकि आश्रम स्थित कहां है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये है आपका तुरतुरिया में। ध्यान में रखिएगा, ये कहां है,
तुरतुरिया में है। और तुरतुरिया कहाँ है दोस्तों, कौन से जिले में स्थित है तुरतुरिया, तो ये है आपका बलौदाबाजार जिला में शामिल है तुरतुरिया। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो याद रखना है वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तुरतुरिया में है। वाल्मीकि आश्रम में किसका जन्म हुआ है, लव कुश का जन्म हुआ है। कौशल्या का एकमात्र मंदिर कहाँ है, चंदखुरी में है। कौशल्या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चंदखुरी में मनाया जाता है। कब मनाया गया, 22 से 24 अप्रैल 2023 के बीच में इसे मनाया गया। तो इतने पॉइंट ऑफ व्यू आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग भोरम देव महोत्सव। तो याद रखना है ये जो भोरम देव महोत्सव 2023 है, इसका आयोजन हुआ है भोरम देव में। भोरम देव कौन से जिले में है, कबीरधाम जिले में है। कब आयोजन हुआ, 19 से 20 मार्च के बीच में आपका भोरम देव महोत्सव का आयोजन हुआ। चलिए याद करते, थोड़ा सा भोरम देव के बारे में जानते हैं हम लोग कुछ बातें। दोस्तों आप सभी को तो पता होगा, घूमने भी गए होंगे ना आप लोग, अरे जाना चाहिए, अगर नहीं गए हो तो जरूर वहां विजिट करो भोरम देव मंदिर, है ना। तो याद रखना है कहाँ है, मैं एक एक बातें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये कबीरधाम जिला में स्थित है, कबीरधाम जिला, ध्यान में रखिएगा। जिला का नाम पता चल गया आपको। किसने बनवाया है, स्थापना किसने करवाया है, तो सभी स्थापना के संबंध में मैं हर एक चीजें बताऊंगा, है ना। ये बनाया गया है फणिनाग वंशियों के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है, फणिनाग वंशियों के द्वारा, फणिनाग वंश द्वारा ये निर्मित मंदिर है। कौन से भगवान की मंदिर है, तो ये शिव जी का, है ना, शिव जी का मंदिर है। शैव धर्म से संबंधित है, शिव मंदिर स्थापित है यहाँ में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है संस्थापक कौन है, किसने इसका निर्माण करवाया है। इसका निर्माण करने वाले में आ गया फनी नागवंश के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, गोपाल देव, गोपाल देव राय। या फिर अगर आपके ऑप्शन में गोपाल देव राय नहीं मिलता ना दोस्तों, तो आप लगाइएगा क्या, लक्ष्मण देव राय। तो ध्यान में रखना, दो नाम बताया मैंने संस्थापक में, गोपाल देव राय या लक्ष्मण देव राय, बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं कब किया इसका निर्माण। इसका निर्माण किया गया है 1089 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। अर्थात आपको प्रश्न पूछेगा, कभी कभी ईयर नहीं लिखा रहता है, शताब्दी लिख दिया जाता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, 11वीं शताब्दी में इसे तैयार किया गया है, ठीक है। पूछा जाएगा किस शैली में निर्मित है, अगर आपको पूछेगा तो ये चंदेल शैली में निर्मित है दोस्तों, खजुराहो का मंदिर। दूसरी बात, है ना, ध्यान में रखेंगे क्या बोला जाता है इसे, किस नाम से संज्ञा दिया गया है, तो याद रखना है भोरम देव मंदिर को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। तो याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो ये है आपका भोरम देव, है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, भोरम देव मंदिर की स्थापना गोपाल देव या लक्ष्मण देव राय 11वीं शताब्दी में चंदेल शैली में निर्मित हुआ है, और छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। किस धर्म को संबंधित है ये, तो ये शैव उपासक, शैव धर्म से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, है ना, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा टॉपिक है हमारा सिरपुर महोत्सव। तो सिरपुर महोत्सव का जो आयोजन हुआ है, सिरपुर कहाँ है दोस्तों, महासमुंद जिला में है, ठीक है। कब हुआ है, 5 से 7 फरवरी 2023 को सिरपुर महोत्सव का आयोजन हुआ है। थोड़ा सा सिरपुर से ना काफी प्रश्न बनते हैं, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, सिरपुर से लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है, किसी भी एग्जाम में देखने को मिला है, कोई भी एग्जामों पर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आइए थोड़ा सिरपुर के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट कर देता हूं और जानकारी दे देता हूं सिरपुर के बारे में। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला, सिरपुर कहाँ स्थित है, तो महासमुंद में। कौन से नदी के तट पर है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये महानदी के तट पर स्थित है, महानदी के तट पर स्थित है, इस बात को ध्यान में रखना। इसी सिरपुर में, ये सिरपुर जो है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्मावलंबियों का क्या है, ये केंद्र बिंदु है। तो याद रखिएगा कौन कौन से धर्म, जैन, बौद्ध व हिंदू धर्म संबंधित धार्मिक स्थल, हिंदू धर्म संबंधित है ये स्थल, धर्म बिंदु केंद्र है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा मैं बात करूंगा, है ना, जब पांडु वंश का शासन चल रहा था, है ना, सोमवंश, जिसे सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ के जो राजा थे, है ना, एक तो एक शासन चला था सरबपुरी वंश। जब सरबपुरी वंश का शासन चला था तो ये इसकी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करता था। कौन सा दोस्तों, सिरपुर इसका क्या हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। बाद में जब समय बदला, सत्ता आया सोमवंश या पांडुवंश,
सोमवंश या पांडु वंश का शासन आया तो इस समय भी ये इसका क्या था, ये इसका राजधानी था। दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना, सिरपुर इसका दोनों वंश का राजधानी रहा है। याद रखना है इसी सोमवंश के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिसका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, एक राजा थे पांडु वंश के जिसका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन। इसी महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में है ना 639 ईस्वी में है ना चीनी यात्री, दोस्तों ध्यान में रखना, चीनी बौद्ध यात्री थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, चीनी बौद्ध यात्री का आगमन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 639 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में आए थे? महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आए थे। कौन आए थे? वेनसांग। दोस्तों उनका नाम क्या है? वेनसांग है। और इनकी एक रचना है जिसका नाम है कियासलो। जिसका नाम क्या है? कियासलो है। इसी कियासलो में छत्तीसगढ़ के, है ना, इसके यात्रा वृत्तांत का वर्णन मिलता है वेनसांग का। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा वेनसांग सिरपुर में कब आए थे? तो कब आए थे? 639 ईस्वी में आए थे। किनके शासनकाल में आए थे? महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आए थे। छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थल बताइए जो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन सा स्थल है वो? सिरपुर स्थल है ना। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ लक्ष्मण मंदिर स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना है, इसके अलावा यहां क्या है? लक्ष्मण मंदिर स्थित है। अब ये लक्ष्मण मंदिर की खासियत क्या है ये बताता हूं। सबसे पहली बात, ईंट से निर्मित मंदिर है, ईंट निर्मित मंदिर है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। किस काल में बना है? तो जब भारत में गुप्त वंश का शासन चलता था तो गुप्तकालीन ये स्थापत्य है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ के गुप्तकालीन स्थापत्य का नाम बताइए, क्या नाम है? लक्ष्मण मंदिर। कहाँ स्थित है? सिरपुर में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर किस धर्म से संबंधित है या यहाँ किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो किसकी प्रतिमा स्थापित है? विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित है। किसने करवाया स्थापना? तो याद रखना है पांडु वंश के, है ना, एक शासक थे। कौन? पांडु वंश के एक शासक थे हर्षगुप्त। ध्यान में रखिएगा। और इनकी पत्नी का नाम था वाष्टा देवी। इनकी पत्नी का नाम था वाष्टा देवी। इसी वाष्टा देवी ने राजा हर्षगुप्त के स्मृति में ये लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये इतनी सारी बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ध्यान में रखना है। साथ ही साथ मैं बता दूं, यहाँ एक गंधेश्वर महादेव का मंदिर है। गंधेश्वर एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। गंधेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर है आपका कहाँ? सिरपुर में स्थित है। एक और मंदिर मिलेगा आपको, बालेश्वर महादेव। ध्यान में रखिएगा, बालेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो 2 मैंने मंदिर के नाम भी बता दिए। टोटल 3 मंदिर हो गए, लक्ष्मण मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा सिरपुर में कुछ विहार भी स्थापित किए गए हैं जिसका नाम है तीवरदेव विहार। एक विहार है तीवरदेव विहार, ये एग्जाम में आया था दोस्तों, तीवरदेव विहार। ठीक है, आपका आया था, है ना। एक और विहार था आनंद प्रभु कुटीर। आनंद प्रभु कुटीर करके भी एक प्रभु कुटीर विहार, आनंद कुटीर विहार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ क्या है? विहार भी पाया गया है। और विहार किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्मावलंबी से संबंधित है दोस्तों। तो इतनी सारी बातें हमें सिरपुर से संबंधित बिल्कुल याद रखना है। कहीं ना कहीं से हर बार एग्जाम में क्या आता है? प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। क्या अगला बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? मोर ध्वज महोत्सव। याद रखिएगा, मोर ध्वज महोत्सव का आयोजन आरंग में किया गया। कब किया गया? जनवरी 2023 में। आरंग कहाँ है? रायपुर में स्थित है। आरंग को किस लिए जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं मंदिरों की नगरी। क्या कहते हैं दोस्तों? मंदिरों की नगरी कहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ मंदिर है, इसीलिए इसको मंदिरों की नगरी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया था भांड देउल मंदिर कहाँ है? भांड देउल मंदिर कहाँ है? तो ये भांड देव मंदिर है कहाँ दोस्तों? आरंग में है। और किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आरंग को क्या बोला जाता है? मंदिरों की नगरी कहा जाता है। भांड देउल मंदिर कहाँ है? आरंग में है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्मावलंबी से संबंधित है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला 6वां महोत्सव की बात करते हैं, तातापानी पर्व। तो याद रखना है तातापानी पर्व या
पानी महोत्सव कब मनाया गया 2023 में? तो ये मकर संक्रांति को मनाया गया है। ताता पानी कहाँ है, कौन से जिले में है? तो ये बलरामपुर जिला में है। कब मनाया गया? तो जनवरी में मनाया गया, 14 से 16 जनवरी। आप बस इसको याद रखिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा क्या? मकर संक्रांति। चलिए थोड़ा समय ताता पानी को लेकर। ताता पानी में क्या है? तो यहाँ गर्म जल का स्रोत है। यहाँ क्या है दोस्तों? गर्म जल का स्रोत है ना। गर्म जल का क्या है? यहाँ स्रोत है। अंदर से ना दोस्तों, जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है। कई लोग है ना, ये जन श्रुति है कि अगर चावल की पोटली आप उस गर्म पानी में डाल दो तो वो चावल पक जाता है। सोचिए कितना गर्म रहता होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे छत्तीसगढ़ में इतने सुंदर सुंदर जगह भी यहाँ है, बिल्कुल आप घूमने जाया करो। ठीक है, गर्म जल का स्रोत है और यहाँ लोगों की मान्यता है कि अगर यहाँ कोई व्यक्ति स्नान करता है तो वो चर्म रोग, अगर किसी प्रकार का उसको चर्म रोग का बीमारी हो तो वो चर्म रोग की बीमारी से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। याद रखना है, ताता पानी पर्व कहाँ मनाया जाता है? बलरामपुर में मनाया जाता है। और ये गर्म जल का स्रोत, अर्थात गर्म जल का स्रोत होने के कारण छत्तीसगढ़ का प्रथम भूतापीय संयंत्र प्रस्तावित है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है। तो पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का पहला भूतापीय संयंत्र कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है कहाँ? ताता पानी में प्रस्तावित है। और भारत का कौन से नंबर का है दोस्तों? तो भारत का ये है दूसरे नंबर का है, सेकंड नंबर का है। ध्यान में रखेंगे, भारत का पहला जो भूतापीय संयंत्र है वो कहाँ है? भारत का पहला भूतापीय संयंत्र है आपका, है ना, लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। तो भारत का पहला कहाँ है? लद्दाख में। दूसरा कहाँ प्रस्तावित है? छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये ताता पानी के बारे में हमने कुछ जानकारी लिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं हम लोग कहाँ? मैन पाट महोत्सव। मैन पाट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मैन पाट में मनाया जाता है। कब, है ना, कौन से जिला में है मैन पाट? सरगुजा जिला में। कब मनाया गया? तो 14 से 16 फरवरी। याद रखना है दोस्तों, 14 से 16 फरवरी 2023 को क्या मनाया गया है? मैन पाट महोत्सव मनाया गया है। अब मैन पाट के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा आप लोगों को, काफी एग्जाम में पूछा गया है मैन पाट के बारे में। तो दोस्तों घूमने जाना भाई, मैन पाट मैं तो घूम के आ चुका हूं, आप लोग भी एक बार क्या कीजिए, यहाँ विजिट कीजिए। बड़ा मजेदार जगह है, बड़ा सुंदर जगह है। कैसे सुंदर? सबसे पहली बात, दिसंबर के आसपास जाना आप लोग, ठंडी मौसम में जाना, मजा आ जाता है ना। चलिए खासियत बात करते हैं। इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, शिमला क्यों कहा जाता है? तो यहाँ है ना, यहाँ का तापमान काफी ठंडा हो जाता है। शिमला जैसा मनोरम दृश्य यहाँ देखने को मिलता है ठंडी के मौसम में। चलिए दूसरी बात, यहाँ इसकी औसत ऊंचाई अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो बताना है, इसकी औसत ऊंचाई है 1152 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, चलिए मैन पाट में अगर आपको पता होगा 1962 में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। उसी दौरान 1962 में जो तिब्बती थे, तिब्बती शरणार्थियों को क्या किया गया था? शरणार्थी को यहां बसाया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ इन्हीं तिब्बती शरणार्थियों के, है ना, द्वारा क्या बनाया गया? यहाँ एक बौद्ध मंदिर भी बनाया गया है ना। यहाँ के जो वातावरण है, यहाँ के जो जलवायु है, उस जलवायु को ध्यान में रखकर यहाँ की एक प्रसिद्ध खेती है जिसको बोलते हैं मूसली की खेती। तो याद रखना दोस्तों, मूसली की खेती सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में कहाँ होती है? तो कहाँ होता है वो? मैन पाट क्षेत्र में होता है। चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ के पर्यटन के बारे में। चलिए थोड़ा सा बात करेंगे पर्यटन के बारे में बात करेंगे। एक तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है बता सकते हैं आप लोग? कौन सी नदी है? तो यह एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है क्या? मांडा नदी। याद रखिएगा, मांडा नदी का उद्गम यहां से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अन्य पर्यटन में आपको मिलेगा कहाँ? यहाँ बहुत सारे क्या है? जलप्रपात है। यहाँ क्या है? कुछ जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, है ना। पर्यटन स्थल है जैसे कि इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट, टाइगर पॉइंट। तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, टाइगर पॉइंट। ठीक है, तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। पूछा जाएगा है ना, टाइगर पॉइंट कहाँ है? मैन पार्ट में है ना। मेहता, इको पॉइंट या मछली पॉइंट, ये सब कहाँ है? मैन पार्ट में। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैन पार्ट में एक भूकंपित जल, है ना, भूकंपित जली क्षेत्र है। बड़ा मजा आता है दोस्तों। आप जब जम करेंगे ना तो वो क्या करता है
है ना, एक रबड़ की भांति, स्प्रिंग की भांति ऐसे जंप करता है। तो ये भूकंपित जलजली क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो ये मैन पार्ट में स्थित है। इस बात को जरूर आप मेंशन करिएगा, ठीक है। तो इतने सारे मैन पार्ट से रिलेटेड हमको फैक्ट की आज जानकारी हुआ, बिल्कुल ध्यान में रखेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो कब हुआ है? 103 जून तक हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पहला संस्करण है, पहले बार मनाया जा रहा है। इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय रामायण है ना महोत्सव का ये प्रथम संस्करण है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, कब आयोजित हुआ? 1 से 3 जून में। कहां आयोजित हुआ? तो रायगढ़ में आयोजित हुआ। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहां रामायण प्रतियोगिता है ना, अरण्य कांड पर आधारित रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें टोटल 12 प्रदेश ने शामिल हुए थे और दो विदेशी राष्ट्र भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने अपना है ना रामायण का क्या किया था? आयोजन किया था। उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया था। तो कौन कौन से देश है दोस्तों? इंडोनेशिया और कंबोडिया। ये बात बिल्कुल नहीं भूलेंगे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहां हुआ है? रायगढ़ में हुआ है। 1 से 3 जून के बीच में हुआ है। 12 प्रदेश शामिल थे और 2 विदेशी राष्ट्र से आए हुए थे। कौन कौन से राष्ट्र? इंडोनेशिया और कंबोडिया। ये जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, इसमें कुछ पुरस्कार राशि भी रखे गए थे, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। याद रखना है दोस्तों, 5, 3, 2 है ना, याद रखना है। प्रथम इनाम किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। दूसरा कौन है? असम है। तीसरा कौन सा है? झारखंड है। तो याद रखना है दोस्तों, प्रथम कौन है? प्रथम कर्नाटक है, दूसरा असम है और तीसरा कौन सा है? झारखंड है। पुरस्कार राशि कितनी थी? 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख ये पुरस्कार राशि थी। कौन कौन से देश आए थे? इंडोनेशिया और कंबोडिया देश आए थे, है ना। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कितने राज्य के संवादक शामिल थे? है ना, मानस मंडली शामिल थे। तो 12 राज्य के मानस मंडली शामिल थे। तो दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये एग्जाम में आने की काफी संभावनाएं हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला महोत्सव की ओर चलते हैं हम लोग। अगला महोत्सव है मिलेट्स महोत्सव। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मिलेट्स महोत्सव कहां मनाया गया? रायगढ़ में मनाया गया। कब मनाया गया? 28 फरवरी 2023 को मनाया गया। मिलेट्स महोत्सव कहां मनाया गया? रायगढ़ में मनाया गया। कब मनाया गया? 28 फरवरी 2023 को मनाया गया। अब मैं आपको इसकी कुछ खासियत बताता हूं। सबसे पहले बात करूंगा यूएनओ के द्वारा वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया है? मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो मिलेट्स है, क्या मिलेट्स में क्या आता है? तो दोस्तों मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज। मिलेट्स का मतलब क्या होता है? मोटा अनाज होता है। और मोटा अनाज में कौन कौन से अनाज आते हैं? तो मोटा अनाज में आता है आपका कोदो, कुटकी और रागी। दोस्तों ध्यान में रखना है, कोदो, कुटकी और रागी ये सब क्या है? मिलेट्स के अंतर्गत आने वाले अनाज के नाम हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, है ना, जब 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, है ना, यहां बनाया गया, छत्तीसगढ़ में बनाया गया क्या? मिलेट्स कैफे बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मिलेट्स कैफे बनाया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछेगा छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे कहां बनाया गया है? तो पहला बनाया गया है आपके रायगढ़ में। याद रखना है, पहला कहां बनाया गया है? रायगढ़ में बनाया गया है। अगर पूछेगा दूसरा कैफे कहां है छत्तीसगढ़ का मिलेट्स कैफे, तो यह है आपका कोरबा में, है ना। कहां है ये? कोरबा में है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, मिलेट्स कैफे कहां है? पहला रायगढ़ में बनाया गया है, दूसरा कहां बनाया गया है? कोरबा में बनाया गया है। एक और बता देता हूं, है ना, भारत का सबसे बड़ा, याद रखना है, सबसे बड़ा मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट कहां है? याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला है ये। इनमें से कहीं ना कहीं पॉइंट बिल्कुल इस साल छपेगा। 2023 का है ये, और 2023 के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का सबसे बड़ा मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट कहां है? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पीयू शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, प्रोसेसिंग यूनिट। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है ना। प्रोसेसिंग यूनिट ये कहां है? तो नाथिया नवा गांव में है। नाथिया नवा गांव में है। और नाथिया नवा गांव कहां है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? तो ये कांकेर जिले में है। इसको तो बिल्कुल अंडरलाइन कर लो आप,
इस है ना, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लो। इसमें से जितना पॉइंट मैंने बताया एक न एक एग्जाम में बिल्कुल छपेगा, कौन से एग्जाम में आएगा हमें नहीं पता, पर आप बिल्कुल इसकी तैयारी करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो याद रखना है मिलेट्स का वर्ष कौन सा है, 2023 है। कैफे कहाँ है, पहला रायगढ़ में, दूसरा कहाँ है, कोरबा में। भारत का सबसे बड़ा मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, नाथिया नवागांव कांकेर में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला महोत्सव की ओर चलते हैं हम लोग, वजन त्योहार। तो आप सभी को पता है वजन त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो कुपोषण दर को है ना, कुपोषण दर को कम करने के लिए आंगनबाड़ियों में है ना आहार का वितरण किया जाता है, प्रोटीन युक्त आहार बांटा जाता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसका आयोजन 2023 में कब किया गया है, 1 से 13 अगस्त के बीच ये इसका आयोजन हुआ है। आपको प्रश्न पूछेगा वजन त्योहार के अनुसार, वजन त्योहार के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है, छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर, ये कौन से वर्ष का बता रहा हूं दोस्तों मैं, वर्ष 2022 का जो आयोजन हुआ है उसके अनुसार रिपोर्ट आ चुका है, और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में 17.76% अभी क्या है, कुपोषण से पीड़ित है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा। कहां मनाया जाता है ये, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाया जाता है। अगले है ना त्योहार की ओर चलते हम लोग, वर्ल्ड बुद्धिस्ट सम्मेलन। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बिल्कुल हम आपकी तैयारी के लिए लगे हैं, आप भी मेहनत करिए और अपने एक पोस्ट पाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। तो दोस्तों याद रखना वर्ल्ड बुद्धिस्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, सिरपुर के महासमुंद में हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने सिरपुर की विस्तृत जानकारी भी आपको दिया था, कब हुआ है, 6 से 9 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है। देखिए दोस्तों है ना, एक विशेष क्षेत्र है ना, सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक ट्रिब्यूनल है, एक प्राधिकरण है ना, विकास प्राधिकरण है, किस क्षेत्र का, सिरपुर का, और वहां के अध्यक्ष कौन है, सतीश जग्गी जी। सतीश जग्गी जी ने है ना जो बौद्ध धर्म के दलाई लामा हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है, किस चीज के लिए, वर्ल्ड बुद्धिस्ट सम्मेलन। दोस्तों बुद्धिस्ट को ठीक कर लीजिएगा है ना, बुद्धिस्ट सम्मेलन वो है ना, तो याद रखना है सिरपुर में कब, 6 से 9 सितंबर में आयोजन है ना। ध्यान में रखना किसको बुलाने का प्रयास किया गया था, दलाई लामा को आमंत्रित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, सिरपुर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया था। कौन थे अध्यक्ष इसके, तो सतीश जग्गी जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन। तो याद रखना ये मुंगेली में हुआ है, मुंगेली के कौन सी जगह में, सरगांव, मुंगेली में एक जगह है सरगांव, इसका आयोजन हुआ है, कब हुआ है, 25 मार्च को इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। दोस्तों इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग, अमृत महोत्सव। तो आप सभी को पता है अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है, अमृतधारा जलप्रपात है महेंद्रगढ़ है ना, भरतपुर बीएमसी जिला, एक नया जिला बना है, कौन सा, बीएमसी जिला बना है, भरतपुर महेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला के अंतर्गत एक जलप्रपात है ना, अमृतधारा जलप्रपात। ठीक है, इसी जगह पर है ना महोत्सव मनाया गया था। कब मनाया गया है, फरवरी के 18 और 19 तारीख को ये महोत्सव मनाया गया। तो याद रखना है दोस्तों अमृतधारा महोत्सव कौन से जिले में, भरतपुर महेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले में मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया है, 18 से 19 फरवरी को मनाया गया है। अमृतधारा को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये जलप्रपात कौन से नदी पर है, तो याद रखना है दोस्तों ये जलप्रपात है हसदो नदी पर है ना। मुझे कमेंट करके बताइएगा हसदो नदी पर एक डैम बनाया गया है, उस डैम का नाम क्या है, उस परियोजना का नाम क्या है, और वो परियोजना छत्तीसगढ़ का क्या है दोस्तों, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कितने क्षेत्र को सिंचित करता है ना, ये सभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा है ना हसदो नदी पर कौन सा परियोजना स्थापित है और उसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, आप बिल्कुल बताना। और ये परियोजना कौन से जिला में है ये भी बताना है दोस्तों, कौन से जिला में है बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल देखना चाहते हैं आप हमसे कितना जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं राजिम माघी पुन्नी मेला है ना। तो माघ महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है माघी पुन्नी मेला। तो याद रखना है माघी पुन्नी मेला कहाँ मनाया जाता है, राजिम में मनाया जाता है। इस साल 2023 में कब मनाया गया, 5 से 18 फरवरी 2023 को माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया गया था राजिम में। राजिम कौन से जिला में है, गरियाबंद जिला में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यही राजिम में है ना एक मंदिर है जो एग्जाम में पूछा जाता है, कुलेश्वर महादेव मंदिर।
कुलेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों, बिल्कुल जाइएगा। साथ ही साथ यहाँ लक्ष्मण झूला भी बनाया गया है, साथ ही साथ यहाँ क्या बनाया गया है, लक्ष्मण झूला बनाया गया है ना। मैं आपको लक्ष्मण झूला का लिंक शेयर कर दूंगा। छत्तीसगढ़ का पहला लक्ष्मण झूला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में कितने लक्ष्मण झूला है और कितने लक्ष्मण झूला प्रस्तावित है, बिल्कुल आप हमारे नीचे सेक्शन में देखिएगा, वहां अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चलिए मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, इसी राजिम को बोला जाता है क्या, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसे कहा जाता है। तो इसी के साथ ये आज का हमारा सेशन समाप्त होता है दोस्तों। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ये है अरपा महोत्सव, थोड़ी बहुत आप भी मेहनत करिए। जब हम मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम आपको निकालना है, तो आपको भी थोड़ी क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। और अरपा महोत्सव का आयोजन कब और कहां किया गया है, और सरहागढ़ महोत्सव का आयोजन कब और कहां किया गया है, मुझे बिल्कुल कमेंट में लिखकर बताइएगा, मुझे कमेंट लिखकर बताइएगा इसका आयोजन कब और कहां पर हुआ है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। और बिल्कुल आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखिएगा, निरंतर जारी रखिएगा, छोड़ना बस नहीं भाई, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना, निरंतरता बरतोगे सिलेक्शन आपके हाथों में आएगा। इसी के साथ ये क्लास हम आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।